नमस्कार, उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब को प्रणाम करते हुए आगामी उत्तरायणी पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं पर मातृशक्ति की प्रतिभा और कौशल को परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में मातृशक्ति द्वारा दिए गए योगदान को भी नहीं भूल सकते हैं। साथ ही मातृशक्ति के योगदान के बिना किसी भी समाज या फिर किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। देहरादून में विकास परिषद की बोर्ड बैठक हुई, जिसकी अगुवाई प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण फैसले भी किए गए। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उड़ा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशासनिक शुल्क में लगभग 4,000 रुपए की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे लाभार्थियों को राहत मिल सकेगी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन में तेजी लाना तथा आवास आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों के निर्देशित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शहर के सघन क्षेत्रों में कम चौड़े मार्गों पर गेस्ट हाउस एवं पेट्रोल पंपों के प्रकरण पर रोक लगाने के क्रम में 2 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और वहीं पर हरिपुर कला में श्रद्धालुओं के लिए बनने वाले आश्रम हेतु मार्ग में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। हमारा जो आवास विकास की जो बैठक थी, उसमें हमने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की जो विकासक बहुत पहले से, जो मैंने पिछली बार ही बताया था, उन्होंने अपना काम शुरू किया था, लेकिन उनके सामने कठिनाई आ रही थी कि रेट बढ़े हैं और हम उनसे प्रति यूनिट 2% आवास विकास विभाग उनसे लेता था, ताकि हम अपने प्रशासनिक कार्य के लिए उनसे जो हमारा पहले से तय था वो ले रहे थे। हमने उनको 4,000 रुपए की छूट दी, यानी 6 लाख में पहले 12,000 लेते थे, अब हम उनसे 8,000 रुपए लेंगे, ताकि उनको एक छोटी सी राहत हमारी तरफ से मिले और लोगों को, जो विकासक है बेचारे, वो मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, कम से कम पुराने रेट पे आज की तारीख में काम कर रहे हैं। एक विषय ये है। दूसरा ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, उनको जो आवंटन की, जो वैसे तो हमने बहुत आवंटन किए हैं, आपके सामने ही कई बार कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन और हम उसमें तेजी लाएं, इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं, क्योंकि हमारा मकसद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास योजना की महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसमें हम और तेजी से जनता को उसका लाभ दे सकें। तीसरा विषय रखा है कि जो आवास विकास परिषद है, जो हमारे यहाँ रिक्त संपत्तियां हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश आवास विकास से जो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था, अब हमने उनको 1 माह का समय दिया कि उसमें 1 माह में वो अपना जवाब दें, नहीं तो हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं तो उसमें सीधा सीधा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सामने 2 बार 3 बार उनको पत्राचार किया, कोई जवाब नहीं आया। तो आज उनको हमने 1 माह का समय दिया है, ताकि अपने जो भी उस विषय में वो अपना सबमिशन देना चाहें तो 1 महीने के अंदर दें, ताकि हम उसको आगे बढ़ें। हमारे यहाँ जो आवंटन समिति है, उसको भी हमने पुनर्गठित किया है, ताकि उसमें और सरलीकरण हमारे यहाँ आ सके। एक बड़ा विषय और आया है हमारे यहाँ, जो हमारे आवास विकास परिषद से हमने पहले भी कहा था कि जो नई टाउनशिप डेवलप होनी है, उसमें जो प्रक्रिया है, उसमें
विकासक जो हमारे हैं उनके लिए एक सरलीकरण का काम किया है। तो उनको जो कैपिटल थी उनकी ज़्यादा लग रही थी, उसमें हमने एक नया संशोधन किया है ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। और ये आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ उत्तराखंड में इस प्रकार की जो टाउनशिप है जो हमारे विकासक हैं उनको भी फायदा हो। और आने वाले टाइम पे जो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में टीबी मुक्त भारत के निश्चय मित्र अभियान के अंतर्गत पुण्यता स्वास्थ्य को चुके टीबी रोगियों से स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिला श्रय नियंत्रण कार्यालय में मुलाकात की और उनका हाल जाना। वहीं पर स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के दौरान जो निश्चय मित्र अभियान की शुरुआत हुई है, उन्होंने कहा कि पूरे देश में 9 सितंबर 2023 से और उत्तराखंड में 17 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी और 20,000 से ज्यादा टीबी मरीजों को निश्चय मित्र अभियान से जोड़ा गया है। उसमें से अभी तक 10,500 मरीज ठीक हो चुके हैं और इसमें हर वर्ग के लोगों को टीबी मरीजों को जोड़ा जा रहा है और 2025 तक इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने के लिए टीबी मुक्त लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना की शुरुआत हुई है पूरे देश में 9 सितंबर 2022 से और उत्तराखंड राज्य में 17 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा टीबी पेशेंट्स को हम लोगों ने निक्षय मित्र से जोड़ा है और उसमें से लगभग 10,015 टीबी पेशेंट्स अब तक ठीक हो चुके हैं और बाकियों का जो है उपचार चल रहा है, उनको हमने निक्षय मित्रों से जोड़ा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना हमारी चल रही है, इसमें जो निक्षय मित्र बन के लोग आ रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है समाज के हर वर्ग से, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो या NGOs हो या ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो एक से ज़्यादा पेशेंट्स को टीबी निक्षय मित्र के तौर पे जो जोड़ रहे हैं टीबी पेशेंट्स को। तो अभी तक जो जैसे मैंने बताया लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लोग इसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो अभी हमारा जो टारगेट है और आने वाले समय में जो चुनौती है, जो कंट्री ने 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त घोषित करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 2024 तक टीबी को उत्तराखंड से जो है एलिमिनेट करने का जो टारगेट दिया है, वो हमारा अभी प्राइम फोकस है। और इसके लिए जो लोग अभी निक्षय मित्र के लिए जिन लोगों ने अपनी सहमति नहीं दी है, जिन पेशेंट्स ने, उनको भी हम लोग अभी फ़िलहाल टारगेट कर रहे हैं और स्क्रीनिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो प्रिलिमिनरी सिम्टम्स हैं उनके बेसिस पे हम लोग जल्दी उनको टीबी ट्रीटमेंट रेजिमेंट के अंतर्गत ले आए, ये हमारा सबसे अभी इम्पोर्टेंट फोकस। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सुबह से ही धुंध की आवाजाही ने ट्रेनों की चाल बिगाड़ दी है और घने कोहरे की वजह से उत्तराखंड की कई ट्रेनें प्रभावित भी हो रही हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन के आर्किटेक्ट रविंद्र कुमार ने बताया है कि कोहरे की वजह से लंबी दूरी वाली ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं और कुछ ट्रेनों का शेड्यूल भी कोहरे की वजह से बदला गया है। उन्होंने बताया कि कहीं पर ट्रेनें 4 से 6 घंटे तक कोहरे की वजह से लेट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया है और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ बयानबाजी का उन पर आरोप है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कौशिक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन पर सार्वजनिक रूप से टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
चैंपियन पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी विधायक मदन कौशिक के खिलाफ बयानबाजी का आरोप है। कुंवर प्रणव चैंपियन हमारे पूर्व विधायक हैं और उनको इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। हमारे पार्टी में एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर अपना विषय रखना पड़ता है और मैंने उनको कल ही कारण बताओ नोटिस दिया है। 1 हफ्ते का हमने समय दिया है, उसका उत्तर आने दीजिए और उसके बाद ही मैं आपको। लेकिन अध्यक्ष जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब ये चैंपियन मेरे अध्यक्ष रहते हो फर्स्ट टाइम का विषय है, मैं उसको ले रहा हूँ और अभी तक जितने भी विषय मेरे सामने आए हैं मैंने उसको गंभीरता से लिया। ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह व कांग्रेस नेता लालचंद भी मौजूद थे। इस दौरान जहां पर ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की, वहीं पर कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है और वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को ई रिक्शा सड़कों पर उतारने से पहले उनके संचालन की ठोस नीति बनानी चाहिए थी। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस ई रिक्शा चालकों के इस मुद्दे को आगामी सत्र में भी उठाएगी। और मैं इस बात से सहमत हूं कि ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को ई रिक्शा सड़क पर उतारने से पहले, उनको परमिट देने से पहले उसकी नीति बना लेनी चाहिए थी, जिसका अभाव देखने में मिला है। आरटीओ द्वारा जो है रोड टैक्स भी ले लिया गया है और ई रिक्शा चालक द्वारा बैंक से ऋण भी लिया गया है और जब वो सड़क पर चलने लग रहा है तो उसको रोका जा रहा है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कदापि उचित नहीं है। आज एक ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान हमने इस ओर खींचने का काम किया है और अगर ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न होगा तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है और जो विधानसभा का सत्र होगा, निश्चित रूप से अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सत्र में भी हम इस विषय को उठाने का काम करेंगे। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 20 अगस्त 2020 से अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले रोहन अग्रवाल का मसूरी पहुंचने पर अग्रवाल महासभा द्वारा स्वागत किया गया। मसूरी पहुंचने पर रोहन अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर आगे की पदयात्रा के लिए आशीर्वाद दिया और अब तक लगभग 21,000 किलोमीटर की पदयात्रा में रोहन अग्रवाल 28 राज्यों के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश की भी पदयात्रा कर चुके हैं। इस मौके पर रोहन अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने अपनी पदयात्रा का शुभारंभ वाराणसी से किया था और अब तक वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की यात्रा भी कर चुके हैं और इसके बाद अब वो थाईलैंड और रूस के साथ 20 देशों की पदयात्रा करेंगे, जिसमें से उन्हें लगभग 5 वर्ष का समय और लगेगा। रोहन ने कहा कि उनका उद्देश्य विश्व को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष धन प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि रोहन अग्रवाल मात्र 22 वर्ष की उम्र में विश्व पर्यावरण बचाने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अग्रवाल महासभा द्वारा उन्हें सम्मानित कर गर्व महसूस हो रहा है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। मेरा नाम रोहन अग्रवाल, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। उम्र अभी 22 साल है। ये जो मेरी यात्रा की प्रेरणा है, ये यात्रा की प्रेरणा मेरे को स्वामी विवेकानंद जी से मिली है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो उपदेश दिया है पूरे भारत में और पूरे विश्व भर में, उनके उपदेश से प्रेरित होकर मैं यात्रा करने का मैंने सोचा। साथ ही साथ पुरानी काल में जैसे गुरुकुल की यात्रा होती थी, गुरुकुल के बाद देशाटन बोल के जो यात्रा होती थी, उससे भी प्रेरणा लेके मैं यात्रा करने का मैंने सोचा और खास तौर पर पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मैं यात्रा की शुरुआत की। कहाँ से शुरू हुई आपकी यात्रा, समाप्त हो ये जो कितनी यात्रा आपकी हो चुकी है, कितने चल चुके हैं? ये जो यात्रा है वाराणसी की पुण्य भूमि से हुई है। वहाँ पे गंगा में स्नान करके 25 अगस्त 2020 को वहाँ से चलते चलते भारत के अभी तक 28 राज्य करके मैं 29वें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपके प्यारे उत्तराखंड में प्रवेश किया हूँ। इसके पहले 2 देश नेपाल और बांग्लादेश भी हो चुका है। तकरीबन 21,000 किलोमीटर की पद यात्रा अभी तक हो चुकी है और यात्रा में आगे और मैं 20 देश जाऊँगा। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मंगोलिया, थाईलैंड, ऐसा करते हुए 20 कंट्री जाके
रशिया के साइबेरिया तक मैं पदयात्रा करूंगा और साइबेरिया में एक विश्व का सबसे ठंडा जगह है -72 ओमियाकॉम बोल के, वहां तक मैं पदयात्रा करूंगा। तकरीबन 5 साल और लगेंगे जहाँ पे पहुंचने में। जो आर्थिक सहायता तो बहुत जरूरी है क्योंकि कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, तो किस तरीके से आपको सहायता मिलती है? जो ये आर्थिक सहायता है, अलग अलग रूप से सहायता है, ये सब आर्थिक जो जितनी भी सहायता होती है सब लोगों के स्नेह और प्रेम से ही होती है। मैं यात्रा में अकेले चल तो रहा हूँ, लेकिन यात्रा में जो सहारा है वो हमारे लोग हैं। लोगों के बिना ना तो मेरी यात्रा संपूर्ण है और ना तो ये हो सकती है। क्या संदेश देंगे विश्व पर्यावरण दिवस को? मेरी बस यही संदेश रहेगा आप सब लोगों को कि एक के करने से कभी कुछ नहीं होता, एक के करने से होता है। क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक का फर्क है, इसलिए आप सबके करने से फर्क पड़ता है। बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्तों। कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें करने से भी पर्यावरण के लिए बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। प्लास्टिक को लेकर भी आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को? जी। प्लास्टिक को लेकर क्या है इस तरीके का कार्यक्रम? मेरा मुख्य उद्देश्य तो पर्यावरण है, लेकिन साथ ही साथ एक मुख्य जो चीज़ है जो कि आज हम आसानी से हम कम कर सकते हैं वो है प्लास्टिक। खास तौर पे क्यों? क्योंकि जैसे कि छोटी छोटी जो हमारी चीज घर में आती है, आज प्लास्टिक का अभाव इतना ज़्यादा हो चुका है हमारे घरों में कि हर जगह पे हम देखते हैं तो प्लास्टिक मिलता है। लेकिन आज हम जब भी बाहर जाते हैं प्लास्टिक के ऊपर बहुत बोलते हैं, लेकिन कम करने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे अलग अलग संगठन प्लास्टिक को बंद कर अलग जगह पे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे अंदर से वो भावना नहीं प्रकट हो रही है जो कि पर्यावरण को समझने के लिए है। लेकिन इसलिए जैसे कि मैं अभी जब से 5 साल हो गए मेरे को तकरीबन, मैं अपनी एक भी प्लास्टिक की बोतल यूज नहीं किया हूँ। जहाँ पे भी जाता हूँ अपनी बोतल कैरी करता हूँ, स्टील की होती है, तो कभी मैं प्लास्टिक की बोतल में पानी। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष माल पैलेस वाले संजय गोयल ने सूचित किया कि इस प्रकार के बच्चा है कि यहाँ मसूरी में पद यात्रा करता हुआ आ रहा है, तो तब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसे पदयात्री का स्वागत किया जाए। तो कल इनका पहुंचने का टाइम था, 7:30 बजे तक हम लोग विष्णु पैलेस में बैठे रहे, इंतजार करते रहे, परंतु भट्टे वालों ने बड़े आत्मीय के साथ इनको वहीं रोक लिया रात को। ये आज सुबह आए हैं, आज सुबह चलते हुए ये यहाँ इस समय पहुँचे हैं। जैसा कल प्रोग्राम था इनका स्वागत करने का, उसी अनुरूप इनका स्वागत मान सम्मान सभा द्वारा किया गया। उत्तराखंड में लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान शुरू किया है। वहीं पर देहरादून के रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल में ईवीएम मशीन में मतदान कैसे करना है, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और वहीं पर ईवीएम के यहाँ पर मजिस्ट्रेशन टीम के मास्टर ट्रेनर विकास ने बताया है कि इस जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को ईवीएम के मतदान कैसे किया जाए इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। मतदान केंद्रों में मतदाताओं को अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने के बटन को ही दबाना होगा और इसके बाद मतदाता ईवीएम वहां पर वीवीपैट में 7 सेकंड तक उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह उसका मतदाता के ने चयन किया है और वह देखेंगे कि जिससे कि मतदाता कंफर्म कर सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं। मेरा नाम विकास बरथवाल है। मैं ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन टीम में मास्टर ट्रेनर हूँ। तो अभी हम यहाँ पर जन जागरूकता अभियान के लिए आ रखे हैं, ईवीएम मशीन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ईवीएम है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में बताएंगे आपको, और आप लोग अपना वोट कैसे, अपना मतदान कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। जागरूकता अभियान में है कि जो भी लोग हैं, जो भी जनमानस है, वो ये देख लें कि ये मशीन कैसे काम करती है। जब वो मतदान केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पर अपना मतदान किस तरह से देंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें ये पता चल जाए कि उन्हें मतदान में क्या क्या किस मशीन को देखने को मिलता है, उस मशीन में क्या होता है, और जो हमारा वो मतदान कैसे करेंगे, किस तरह से उन्हें मतदान करना है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे मतदान केंद्र में जाएंगे तो एक हमने मतदान केंद्र में एक कंपार्टमेंट बनाया रहता है जहाँ पर एक बार में एक मतदाता जाता है। फिर उसके बाद वो बैलेट यूनिट में क्या बोलते हैं, अपना पसंद का उम्मीदवार देखेगा। उस उम्मीदवार के सामने का जो बटन है, नीले बटन है, उनमें से कोई भी एक बटन दबाएगा और उसके बाद क्या होता है, 7 सेकंड के लिए उसे एक वीवीपैट में एक पर्ची दिखती है। उस पर्ची में जिसको भी उसने वोट दिया है, जिस उम्मीदवार को उसने वोट दिया है, उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह रहता है। तो उससे वो कंफर्म और वेरीफाई कर सकता है कि मेरा वोट सही जगह ही जा रहा है। जिस राम मंदिर की परिकल्पना 500 वर्ष से की जा रही थी वह पूरी हो चुकी है।
22 जनवरी को श्री राम लल्ला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में उत्साह देखने को भी मिल रहा है। वहीं पर उत्तराखंड के देहरादून में भी एक संध्या राम के नाम कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शोभा मशहूर गायक कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों से बनाई। वहीं पर दोनों गायकों के भजनों में सनातनी झूमते हुए नजर आए और गायकों ने अपनी प्रस्तुति के बाद राम मंदिर के निमंत्रण को अपने पूर्वजनों का सौभाग्य बताया है। और वहीं पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धन्यवाद किया। आपको लग रहा है जी, तीनों लोक में भगवान राम का गुणगान हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे राम युग प्रारंभ हो रहा है। राम राग में तो सब गाते हैं। मेरे प्रभु श्री राम के अनुराग में गाने के लिए कैलाश खेर और कैलासा आज आए हैं देहरादून की ऐसी तपोभूमि पर, जहां देव तुल्य जनता जनार्दन परमात्म स्वरूप बनकर बैठी रहेगी समक्ष। और मेरे महादेव के चरण हैं ये देहरादून, मेरे हिमालय की तलहटी है ये देहरादून, ये मेरे दाता की जटाओं की नीचे का भाग है, उनके केस हैं ये बिखरे हुए, इसको हम तराई कहते हैं, ये तराई के हैं। हिमालय के नीचे एक खंड है जिसका नाम है देहरादून। आज वहां गूंजेगा राम राग और शिव की अलख जगेगी सारी रात। बात जो आपने पूछी है बड़ी अच्छी पूछी है। ये मेरे माँ और पिताजी के बहुत ही पुण्य प्रारब्ध का कुछ प्रतिफल है, गुरुओं का कुछ बहुत बड़ा आशीर्वाद है और हमारे कुछ अच्छे किए का फल है कि इस युग में जब राम अवतरण जैसे हो रहा हो। क्यों? क्योंकि हृदय हृदय मेरे दाता आ गए हैं, प्रभु राम आ गए हैं। सबके मन पे एक बहुत ही प्यारी सकारात्मकता छाई हुई है। देश जिस दिशा में चल रहा है ये युगों युगों से एक स्वप्न था। सब चीजें ऐसी हो रही हैं जैसे राममय हो गई हो जी। कोई गुस्सा भी कर रहा है तो हंस के कर रहा है, ये है बदलाव, ये मेरे राम की माया है ये। तो राम युग आ गया है। 22 तारीख को आपका कैलाश खेर भी परमात्मा की अनुकंपा से साक्षी होंगे, दृष्टा होंगे। और इस उपलक्ष्य में एक बहुत ही यूनिक एल्बम हम लोग रिलीज कर रहे हैं भगवान राम पर, जिसका नाम है कैलासा राम संकीर्तन। 16 जनवरी को एल्बम रिलीज होगी। उस एल्बम का जो 5 नए गाने भगवान राम को समर्पित हैं, वो पांचों के पांचों का एक एपिसोड दूरदर्शन नेशनल पर आ रहा है, डीडी नेशनल पर। तो बहुत भव्य समारोह पूरी दुनिया में चल रहे हैं। पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है, जय घोष हो रहा है और जय श्री राम हो रहा है। तो भगवान जैसे जाग गए हैं हृदय हृदय। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? ये सारी संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही है कि मेरा पूरा देश एक सूत्र में आ गया है, एक सुर में आ गया है, एक राग में आ गया है, राम के अनुराग में आ गया है। तभी तो देखिए आज खंड खंड, प्रांत प्रांत, जगह जगह, प्रतिपल राम ही राम, राम ही राम। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। आप देख रही हैं, देखिए जुनून बन चुका है राम जी का नाम। भारत के अंदर ही नहीं विदेशों में भी हर राम भक्त के दिल की आस है कि कब 22 जनवरी के बाद हम अयोध्या जाएंगे। और मैंने भी नए कपड़े सिलवाए अयोध्या जाने के लिए और चांदी की पादुकाएं लेकर जा रहा हूँ राम जी के लिए। मुझे भी बुलावा आया है, मेरे कोई पूर्वजों के कोई कर्म होंगे जो मुझे चुना गया है। और देहरादून में आज आज देहरादून देखा मैंने और यहाँ के नौजवान राम के नाम का नशा करते हैं।
सिर्फ एक आपका कहना था साहब लोगों कि 5 साल बाद जो है वो रामलला जो है वो से विराज हो रहे हैं, 5 साल बाद महल में विराजमान हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है सनातन धर्म की है, और भगवा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो कितना बड़ा महत्व रखता है इस चीज को लेकर। देखिए, सनातनियों की इच्छा है, देश मुगलों से भी गुलाम रहा, अंग्रेजों से भी गुलाम रहा, लेकिन राम जी फिर भी आजाद नहीं हो पाए, तंबू में रहे। 65 साल सरकार ही काम कर रही थी। आज देश के अंदर वो सरकार आई है जो सनातनियों के दिल की बात जानती है और राम मंदिर को इतनी भव्य दिव्य तरीके से बना रही है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी सफेद कपड़ों में संत है साहब, जिस प्रकार से काम करते हैं। भरी सर्दी में भी काशी जाते हैं तो गंगा जी में डुबकी लगा के आते हैं, शिवलिंग के आगे बैठते हैं तो रुद्राभिषेक करके उठते हैं। -3 डिग्री में भी 72 साल की उम्र में केदारनाथ जी जाते हैं। तो ये काम तो संतों के हैं, देश को भी चला रहे हैं और हमारे सनातन को भी चला रहे हैं। प्रारंभ हो चुका है और 14 तारीख से 22 तारीख तक उत्तराखंड के प्रत्येक मंदिरों में भगवान राम के संकीर्तन होंगे। बड़ी संख्या में उत्तराखंड के नागरिक अपने अपने मंदिरों में और भव्य राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को एक भव्यता का स्वरूप देंगे। और आज से प्रारंभ हुआ है, आज राम राग देहरादून राजधानी से प्रारंभ हुआ है। आज के बाद प्रत्येक घर में, हर घर में कार्यक्रम प्रारंभ। तो चलिए अब तक की उत्तराखंड के खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।